नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आज जो चैप्टर आपका है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। तो धार्मिक तथा विचारधारा की एकता की चेतना तो प्राचीन तथा मध्य युगीन भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना की एकता थी जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। आगे है आपका राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है। पहला इसमें जो है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा आपका है अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। तीसरा आपका है अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा। 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। पांचवा आपका है यातायात एवं संचार माध्यमों के विकास। ठीक है। छठा आपका प्रेस एवं संचार पत्रों की भूमिका। सातवां आपका है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। आठवां ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य। नौवां आपका है विदेशी दासता का प्रभाव। 10वां आपका समकालीन साहित्य की भूमिका। ठीक है। आगे आपका है कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्थाएं क्या क्या थी। ठीक है। एक साइड आपका है संगठन का नाम, फिर इसके बाद स्थापना वर्ष और स्थान, फिर इसके बाद है आपका संस्थापक पदाधिकारी, उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है। जो पहला इसमें है लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो ये 1838 में कलकत्ता में इसको स्थापना की गई थी। इसके पदाधिकारी या संस्थापक कौन थे? तो भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेज भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर, अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाना है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न है। आगे आपका है दूसरा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना जो हुआ है 1839 में लंदन में हुआ था। संस्थापक कौन थे? विलियम एडम एंड अंग्रेज अध्यक्ष लॉर्ड ब्राम थे। उसके बाद आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करना। उसके बाद आपका है इस संस्था ने ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट नामक अखबार निकाला तो प्रारंभ किया गया था। तीसरा आपका है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मुख्य पत्र है हिंदू पैट्रियट। स्थापना हुआ था 1851 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मिलकर अध्यक्ष राजा राधाकांत देव। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाना तथा यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार करना। महत्वपूर्ण कार्य क्या था इसका? तो वो है आपका नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग। 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया और 1860 में आयकर लाने का भी विरोध किया गया था। ठीक है। आगे आपका बॉम्बे एसोसिएशन। इसका स्थापना 1852 कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। इसके संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ शंकर। भारतीय हितों की सुरक्षा थी ये। पांचवा आपका और लास्ट है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुआ था 1866 में। कहाँ पर? लंदन में। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों को अवगत कराना। 1869 में इसकी शाखा जो है बम्बई में स्थापित की गई थी। फिर इसके बाद आपका है एक साइड आपका संगठन का नाम है, फिर स्थान या स्थापना या संस्थापक, उद्देश्य और महत्व। छठा है आपका पुनः सार्वजनिक सभा। इसका मुख्य पत्र क्वार्टरली जनरल था या त्रैमासिक था। इसकी स्थापना 1870 में पुणे हुआ था। संस्थापक गणेश वासुदेव जोशी। उद्देश्य क्या है? जनता को यह बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनेक आंदोलनों में भाग लिया है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष, मनमोहन घोष सचिव, आनंद मोहन बसु थे।
देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव स्थापित करना। महत्वपूर्ण क्या है, सिविल सर्विस आंदोलन 1877 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में आंदोलन। ठीक है। 8वां आपका है मद्रास महाजन सभा। 1884 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष पी रंगिया नायडू, सचिव बी राघवाचारी एवं आनंद चालू। प्रशासनिक सुधार भारतीय हितों की सुरक्षा है। 9वां आपका है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में मुंबई में, काशीनाथ त्रयंबक बदरुद्दीन तैयबजी भरोसा मेहता, भारतीय हितों की सुरक्षा हेतु। ठीक है। अगला चैप्टर आपका है कांग्रेस के उदय में सहायक कारक। ठीक है। लीटन के कारनामे क्या क्या हैं? तो लीटन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत को 1857 के विद्रोह से भी भयंकर विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इस संदर्भ में लीटन के प्रमुख कारनामे थे। पहला जो है दिल्ली दरबार। ब्रिटेन की डिजरायली सरकार ने 1876 में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान का कैंसर ए हिंद घोषित किया था। आगे आपका 1877 में बड़ी ठाठ से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि यहाँ पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारी से पीड़ित थे। दूसरा आपका वर्नाकुल प्रेस एक्ट। 14 मार्च 1878 को लीटन ने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए एक कानून पारित किया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। तीसरा आपका सिविल सर्विस उम्र में घटाना। 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर अधिकतम 19 वर्ष कर दिया गया। इससे भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विस आंदोलन चलाया गया। आगे आपका है चौथा आर्म्स एक्ट 1879। इस एक्ट के जरिए लीटन सरकार ने भारतीयों से अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 ईस्वी में। रिपन के कानूनी सलाहकार सीपी इल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया कि विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों या शोषण जजों की यूरोपीय अभियुक्तियों के मामले पर विचार का अधिकार दिया जाना था। यही गोरे के विद्रोह का कारण बना। इसके खिलाफ गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया गया। इसके सामने ब्रिटेन की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता कर लिया। विधेयक का सार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई है कि वे ज्यूरी की मांग कर सकते हैं जिसके कम से कम आधे सदस्य जो हैं यूरोपियन होंगे। अब भारतीयों ने समझ लिया है कि अंग्रेजों के समान अधिकार आसानी से नहीं पा सकते थे। इसके लिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा, जिसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है। आगे अगला चैप्टर आपका है कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ था, कब हुआ था। ठीक है। ये छोटे छोटे चैप्टर में बांट दिए हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ है। भारतीय सिविल सेवा से 1882 ईस्वी में सेवानिवृत्ति के बाद ह्यूम ने भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की है। 1884 ईस्वी में ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैग स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ था। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा जो है 5 एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस
एसोसिएशन बनाया गया। इसके सामने कितने कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 है दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में की गई है। कांग्रेस की स्थापना के समय क्या क्या? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? ग्लस्टन। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन। बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे। ठीक है। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? भारत के सभी वर्गों और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना है। भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करना या बनाना। जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना। अगला चैप्टर आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से थे? 1885 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीएमएस चंद्र बनर्जी थे। कार्य या प्रमुख उपलब्धि क्या थी इनकी? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। इसकी बैठक 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पूछता है कि कांग्रेस की पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो है आपके 72। ठीक है। 1886 में स्थापना कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया। अगला आपका 1887 इसकी स्थापना जो हुआ था आपका मद्रास में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस अधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी का गठन भी किया गया था। अगला है आपका 1888 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले। यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान सेज रहा है। हुसैन ने जारी किया था इसका। इस अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में ही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला आपका 1898 में मद्रास में इसकी स्थापना हुआ था। आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान कर्जन वायसराय बनकर आया था। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के मंच में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में किया था। 1907 में सूरत में स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल और गरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया। यह अधिवेशन निरस्त कर दिया गया था। 1911 में कलकत्ता में पश्चिम मिशन नारायण दल। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत का राष्ट्रगान या जन गण मन पहली बार गाया गया था। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस एक हो गए थे। 1917 में कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1922 में गया सी.आर. दास के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस अधिवेशन के पश्चात 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया। इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधान मंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करे। गांधी जी केवल एकमात्र इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। अगला है आपका 1925 में स्थान जो था कानपुर का अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्ष की थी।
1928 में कलकत्ता में इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में रियासतों में उदारवादी या उत्तरवादी दाई सरकार की मांग की गई। 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद आपका 1934 आ गया। इसकी स्थापना जो हुआ तो बम्बई में, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया था। 1939 में त्रिपुरा में इसके पहले सुभाष चंद्र बोस, बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जीत गए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया। इस अधिवेशन का अभिभाषण गोकुल भट्ट द्वारा बढ़ गया। इस अधिवेशन का आरंभ जो है वंदे मातरम और राष्ट्रगान से शुरू हुआ। कांग्रेस में प्रथम कौन कौन थी क्या? तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, कांदबिनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत है। भारत की आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद 1940 लेके 45 तक थे। ठीक है, आगे आपका है प्रमुख यूरोपियन जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेब 1854 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हेनरी कॉटन 1904 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रही है। कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य। कांग्रेस लड़ख डाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। किसका कथन था? तो वायसराय कर्जन का। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय कहे थे। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। किसका कथन था? तो बिपिन चंद्र पाल का। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का था। कांग्रेस का प्रथम चरण का आंदोलन 1885 से लेकर 1905 तक। पहला जो है इसमें उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक। आगे आपका कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को 1885 से 1905 तक उदारवादी राष्ट्रीय का काल माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अनेक प्रशासनिक, संवैधानिक तथा आर्थिक सुधार की मांग की थी। उदारवादियों ने अनेक प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य रखा। भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की
नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सिविल सेवा को या के भारतीकरण, उसकी परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए तथा उम्मीदवार की आयु सीमा में वृद्धि की मांग की गई। उदारवादियों ने प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर अधिक व्यय करने की मांग की गई तथा आयकर एवं नमक कर में कमी तथा आबकारी कर में वृद्धि की मांग की गई। अगला आपका है, उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने वायसराय एवं भारत सचिव की कार्यकारिणी तथा प्रांतीय विधान परिषद के विस्तार तथा उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदों के गठन की मांग की। उदारवादी नेताओं ने कृषि बैंकों की स्थापना करने, मुक्त व्यापार की नीति को समाप्त करने की मांग की गई। सैनिक एवं असैनिक व्यय में कमी करने तथा भारत से धन निष्कासन रोकने की मांग की गई। इस चरण में कांग्रेस प्रतिवर्ष अधिवेशन करती थी जहां प्रस्ताव पारित किए जाते थे। इन प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा सचिव, ब्रिटिश सरकार तथा क्राउन के पास प्रार्थना पत्र के रूप में भेजा जाता था। प्रारंभिक कांग्रेस नेता अपने विचारों तथा कार्यक्रमों को इंग्लैंड में प्रचार को बहुत महत्व देते थे। इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले कांग्रेस भारतीय अंग्रेजों की तुलना में अधिक उदार एवं न्यायप्रिय है, अंततः वे भारत के हित में अवश्य कदम उठाएंगे। उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में रह रहा। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। दादा भाई नौरोजी एवं रमेश चंद्र दत्त तथा डी.ई. वाचा ने धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, दिनेशा ईश वाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रासबिहारी घोष, आनंद मोहन बसु, ये थे आपके मनमोहन घोष। आगे आपका है कांग्रेस के प्रथम चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए ए.ओ. ह्यूम ने बेमोश चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया और के.टी. तैलंग ने अनुमोदन किया था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो गया और द्वितीय अधिवेशन में ही स्टैंडिंग कमेटी गठित करने का भी प्रस्ताव लाया गया था। आगे आपका कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्थानीय भाषाओं में हिंदू, तमिल आदि भाषण हुआ। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। बम्बई अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स वैंडेला भी सम्मिलित हुए। बम्बई अधिवेशन में कांदाबनी गांगुली सम्मेलन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। ये प्रथम भारतीय स्नातक महिला थी। जुलाई 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई की स्थापना लंदन में इसने इंडिया नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ाकर धराशायी हो रही है। भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। कांग्रेस आंदोलन का द्वितीय चरण पहला हो चुका है। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक। उग्रवादी गर्मपंथी और चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक। 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी थी। इसी के साथ भारतीय राजनीति में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। उग्रवादी आंदोलन के उदय में समकालीन अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कारक सक्रिय रहे। उदारवादियों ने अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश राज के वास्तविक चेहरे का बेनकाब कर दिया।
उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन, अकाल, ऋणग्रस्तता आदि सभी का मूल कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हैं। कांग्रेस की नीतियों तथा उसकी उपलब्धियों के प्रति जन असंतोष से भी उग्रवाद के उदय में सहायता मिली। उग्र नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन निवेदन की नीति से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मन और इटली के राष्ट्रीय आंदोलनों की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे आपका इथोपिया द्वारा 1896 में इटली की पराजय तथा 1904 या 5 में जापान द्वारा रूस की पराजय ने यूरोपीय अजेयता के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया। इस घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को आत्मविश्वास जगा दिया तथा औपनिवेशिक सरकार संघर्ष को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में लिखा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागृति आई, जिसके लिए हमें लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे? तो ब्रिटिश शासन की घोषणाकारी नीतियां, कांग्रेस की आवेदन निवेदन नीति की असफलता, पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, लॉर्ड कर्जन के कारनामे। गरम दल क्या है? तो गरम दल के नेता जो है बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल पाल कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके उदारवादी एवं गर्मपंथियों में अंतर क्या क्या था। एक साइड आपका नरमपंथी मतलब उदारवादी, दूसरी साइड गर्मपंथी मतलब उग्रवादी। नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे, वही गर्मपंथी जो थे आपके गर्मपंथी स्वराज चाहते थे। ये अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। नरमपंथी संवैधानिक तरीके से प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियासत प्राप्त करना चाहते थे। उग्रवादी जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद नरमपंथियों लोग ने उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। नरमपंथी लोग गर्मपंथी लोग उग्रवादी प्राचीन भारतीय संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानते थे तथा पश्चिमी संस्कृति को हेय समझते थे। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित और उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधि करता था। उग्रवादी आंदोलन को मध्य एवं निम्न मध्यम वर्ग तथा सामान्य जनता तक ले जाने चाहते थे। उदारवादी धर्मनिरपेक्ष के समर्थक थे। असंभवतः उग्रवादी धर्म के साथ राजनीति को छोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। आगे आपका है बंगाल विभाजन के संबंध में विभिन्न विचारधारा या विचार। ब्रिटिश समाचार पत्र स्टैंडर्ड ने बंग भंग को प्रतिवाद का ठोस मामला कहा है। मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा, बंगाल के टुकड़े टुकड़े करने की योजना के लिए उनके समर्थन का औचित्य स्पष्ट करना कठिन है और इसके लिए उन्हें क्षमा करना तो और भी मुश्किल है। हितवादी ने लिखा, कर्जन ने भारतीयों को अग्नि परीक्षा में डालकर उनमें नया जीवन फूंका। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, बंग भंग द्वारा हजारों या लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की राष्ट्रीय भावना को मनमाने ढंग से जैसे ठेक पहुंचाई गई है उसकी और कोई मिसाल नहीं मिलेगी। सोनार बांग्ला ने लिखा, बंगाल के लोग एक होकर उड़ जाएं और फिरंगी बिल्बुल का घोंसला नोचकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दे। किसने कहा था? सोनार बांग्ला ने लिखा था। सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा कि यह घोंसला हमारे ऊपर बम की गोली की भांति गिरी है। अगला चैप्टर है इसमें बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी, जो गुलाम भारत की आबादी का 1/4 थी। उस समय बंगाल में आजकल के पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे।
भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नवीन प्रांत बनाया, जिसमें बंगाल के चटगांव, ढाका और राजशाही जिला के पूरे क्षेत्र, मालदा जिला, त्रिपुरा का पहाड़ी राज्य और असम सम्मिलित किए गए थे। इस प्रांत के पूर्वी बंगाल और असम नाम से पुकारा गया। आगे आपका भारत सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इस कारण प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। यह एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। साजिशें रची जाती थी। भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रसीले का कथन था, अब विभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है तथा विभाजन होने से यह कमजोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना, जिससे हमारे दुश्मन बढ़ जाएं और कमजोर पड़ जाएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कीर्ति कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय और अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी संजीवनी जैसे अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ा गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। घोषणा के तुरंत बाद बंगाल के लगभग सभी कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की गई थी। सात अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम संजीवनी नामक साप्ताहिक पत्रिका में बहिष्कार को अपनाने का सुझाव भी दिया था। 1 सितंबर को सरकार ने यह घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर में लागू होगा। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने शपथ ली कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में यह दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने गंगा स्नान किया और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं किया या कर सका। वस्तुतः यह आंदोलन शहरों के उच्च व मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। सर्वप्रथम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। आगे आपका बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डांस सोसाइटी ने किया। यह विद्यार्थियों का संगठन था। इसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र पाल राय, मुकुंद दास के लिखे गए गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने उस समय बांग्लादेश के स्वाधीनता संघर्ष को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत का जो गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, वह 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना था। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा स्वदेशी पारंपरिक कलाओं और जनता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मनमज्ञ नंदलाल बोस की मिली थी। दिल्ली दरबार 1911 में
दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार आयोजित हुआ। यहाँ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर घोषणा की, बंग विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई गई, जो 1912 में क्रियान्वित हुई थी। कांग्रेस विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस के अंदर चरमपंथियों और राष्ट्रवादियों के मध्य विरोध हुआ था। 1905 में बनारस अधिवेशन में खोखले ने बंग भंग की आलोचना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ पर पहला झगड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव पर हुआ। लाला लाजपत राय और तिलक ने इस विरोध क्रिया पर भी नरमपंथी इस प्रस्ताव को पास कराने में सफल रहे। नरमपंथियों व राष्ट्रवादियों के बीच दरार 1906 के अधिवेशन में और बढ़ गई। तिलक का सुझाव था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष बना दिया। अंततः मामला शांत हो गया था। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वाले ने रासबिहारी घोष को प्रत्याशी बनाया। तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए, जिसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किया गया था, उन्हें फिर से पास किया जाएगा। घोष के भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना है, उसे हटा दिया जाएगा। नरमपंथी किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तथा रासबिहारी घोष अध्यक्ष बने। तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, फिर भी नरमपंथी न माने। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की आपत्ति के बावजूद अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते रहे, जबकि राष्ट्रवादी अपने आप को नेशनल या नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। नरम दल एवं गरम दल के बीच दूरी बढ़ाने वाले कारक। 1893 में तिलक ने गणपति समारोह, गणेश उत्सव का प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार प्रचार के लिए किया। 1855 में शिवाजी समारोह को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में तिलक ने स्थापित किया। 1855 में पूना अधिवेशन में तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर साफ आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। 1896 से 57 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। अकालग्रस्त किसानों को तिलक ने भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने किसानों को भड़काने के आरोप में तिलक को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। राजनीतिक कारणों से देश के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1883 में जेल गए थे। तिलक ने अपने पत्र केसरी में 4 जुलाई 1905 या 1904 के अंक मिला लिखा कि हमारा श्रम किसी भी तरह सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर करते रहें। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपका है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें कांग्रेस में गरम दल का विलय, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट तथा होम रूल आंदोलन का महत्वपूर्ण रहा है योगदान। युद्ध का में कांग्रेस के अधिवेशन क्या क्या? 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु, 1915 में बम्बई में SP सिन्हा, 1916 में स्थापना लखनऊ में किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट। कांग्रेस में गरम दल का विलय। 1908 से 1915 तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी रही। इस बीच में कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी आई। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा होकर पुणे आए। गोखले
गरम दल वालों को कांग्रेस में शामिल करने के उद्देश्य से तिलक से मिले। तिलक ने गोखले से कहा कि कांग्रेस सबकी है और किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। इस उत्तर से गोखले संशय में पड़ गए। 1915 में गोखले और मेहता की मृत्यु हो गई, जिससे कांग्रेस में गरम दल का विरोध ठंडा हो पड़ गया। 17 से 30 दिसंबर 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में बंबई में कांग्रेस के संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे गरम दल वालों को शामिल किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण योगदान एनी बेसेंट का था। गरम दल वाले 1907 के बाद पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें तिलक को पूना सार्वजनिक सभा ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट भी थी, जिसमें जिन्ना तिलक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस पैक्ट के निम्न कारण थे। ब्रिटेन द्वारा तुर्की से युद्ध किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया। अब नेतृत्व मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग के हाथ में था। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का साथ साथ कार्य करने तथा स्वराज लाने की विचारधारा 1914 में या 14 से आरंभ हो गई थी तथा इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ बंबई में हुआ। यहाँ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मजहरुल हक थे तथा कांग्रेस के अध्यक्ष SP सिन्हा थे। उन्नीस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में साथ साथ हुआ। इसमें लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की AC मजूमदार थे। दोनों मिलकर एक योजना बनाई जिसे लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। इसमें 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया और ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार किया। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान देने या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने और यदि कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय विशेष पर प्रभाव डालता है व उसका विरोध उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। समझौता में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और उनके हित अलग अलग हैं। RC मजूमदार के अनुसार 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान की नींव डाली थी। होम रूल आंदोलन। तिलक के होम रूल लीग। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। इसके अध्यक्ष जोसेफ वेस्टिस्टा और सचिव NC केलकर हुए। इसकी कमेटी के सदस्यों में GS खापड़े, BS मुंजे और RP करंडीकर थे। तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत था। इनका नारा जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। दूसरा आपका है एनी बेसेंट की होम रूल। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने एक होम रूल की बनाई थी। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इनके होम रूल लीग में शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक के विषय में 1857 ईस्वी में अपने समाचार पत्र केसरी में प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजनीतिक कारणों से 18 माह की सजा दी गई थी। 1908 ईस्वी में पुनः 6 वर्ष के लिए मांडले जेल वर्मा भेजा गया। जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य, जिसका दूसरा नाम कर्मठ, की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन तथा रचना की थी।
तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने टैक्स न देने की भी बात की थी। 31 जुलाई 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु भी हो गई। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। एनी बेसेंट भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इनकी होम रूल लीग की अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी तथा रामास्वामी अय्यर इसके सचिव थे। मॉन्टेग्यू घोषणा। तिलक के भीषण आंदोलन से जनता पूरे जोश से भरी थी। तभी 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास था। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुए। मॉन्टेग्यू घोषणा को कांग्रेस ने असंतोषजनक और निराशजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके एक रिपोर्ट का स्वागत किया था। नरमवादी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद मॉन्टेग्यू ने इसकी स्थापना के लिए खुद की इनको प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो गया। कांग्रेस के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो बंगाल विभाजन कर बनाए गए। नए प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्त पत्र संध्या था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहीं पर पहली बार कांग्रेस स्वराज की मांग की गई। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। 1908 में तिलक को रेम्स हार्डिंग नामक जहाज से मांडले जेल भेजा गया। 1906 में गठित अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, जिसे रद्द कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कामरेड को बंद कर उन्होंने छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया और 1908 में तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना उनके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुए। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। ऐसा करने वाले यह प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और वहां से यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। आगे आपका अगला चैप्टर आपका है आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। देश के स्वतंत्रता के लिए भारत में दो समानांतर आंदोलन चले। पहला संवैधानिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी संघर्ष था, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, भारत की स्वतंत्रता। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या क्या थे? ब्रिटिश सरकार की घोषणाकारी नीति, कांग्रेस की निवेदन नीतियों की असफलता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्ण दमन। 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन 1897 में। महाराष्ट्र व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1857 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु ने
में की थी। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध राजनीतिक था। दामोदर हरि चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1897 को रैड एवं आस्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभिनव भारत 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के लिए सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई थी। सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य भी रहे। 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक एवं मध्य प्रांत में भी फैली थी। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और अनेक लोगों के साथ इन पर मुकदमा चला दी, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। बीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। नासिक षड्यंत्र केस ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। बंगाल अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति बना। 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में प्रथमनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर की थी। इसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्र एवं उपाध्यक्ष अरविंद घोष एवं चित्तरंजन दास थे। वारिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। अनुशीलन समिति के वारिंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम गिरा उस पर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री बैठी थी, जो दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ये सबसे कम उम्र फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चाकी स्वयं को गोली मार ली। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली भारत माता समिति। उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली क्रांतिकारियों आंदोलन के प्रेरता जतिंद्र मोहन चटर्जी थे। उन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारतीय माता समिति का स्थापना की थी। इसके साथ अजित सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमित चंद जैसे क्रांतिकारी जुड़ गए थे। अजित सिंह ने मुहबाने वतन नामक अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी। जतिंद्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर अमित चंद के हाथों में आया। मास्टर अमित चंद के साथ बंगाल क्रांतिकारी रासबिहारी बोस, बसंत विश्वास, ममथन विश्वास आदि जुड़ गए थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग बच गया था। अगला चैप्टर आपका है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। इंग्लैंड में लंदन में जनवरी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और उसका मुख्य पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया।
लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जनवाली को गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। पेरिस में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस अधिवेशन या इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा को सहयोगी मैडम भिकाजी कामा थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहाँ पर उन्होंने भारत में ब्रिटिश घोषणा पर भाषण दिया। यहाँ पर उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। अमेरिका में गदर आंदोलन। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की। इस दल ने गदर नामक पत्र भी प्रकाशित किया। प्रारंभ में उर्दू एवं गुरुमुखी में प्रकाशित होता था। बाद में यह हिंदी एवं अंग्रेजी भी प्रकाशित होने लगा। तोसा मारू कांड। गदर दल के कुछ सदस्य तोसा मारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे। जब जहाज सिंगापुर में रुका तो यहाँ एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों से चिश्ती खा और उंडे खा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया और तिरंगा झंडा लहराया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कामागाटा मारू कांड। इस कांड के नेता जो पंजाब के गुरदीप सिंह थे, इन्होंने मार्च 1914 में एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया और हांगकांग से इसमें 376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर को रवाना हुआ। 23 मई 1914 को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। 23 जुलाई 1914 को यह जहाज वैंकूवर से भारत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बरकतुल्ला ने जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। 29 दिसंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा। यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिसमें पुलिस कार्रवाई हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। गुरदीप दत्त सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे। अंतरिम सरकार दिसंबर 1915। अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़ग सिंह था। भारतीयों क्रांतिकारियों देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक उद्देश्य यात्रा उन्होंने की थी। ये जर्मन सम्राट विलियम कैसर से सहायता के लिए मिले थे। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दी थी। यह सरकार 1919 तक चली थी। दोस्तों, तो अगला चैप्टर जो आपका है द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, ये अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।